Good evening to all my dear students. In the last lecture, we have started with the topic of types of unemployment. Types of unemployment के बारे में समझा और मैंने आपको बोला इसकी चार ब्रॉड कैटेगरीज है. योर अनएम्प्लॉयमेंट, वाई बोले तो यूथ एंड वुमेन, ओ बोले तो अदर्स, यू बोले तो अर्बन और आर बोले तो रूरल. फोर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वर देयर इन द ब्रॉड कैटेगरीज. यूथ एंड वुमेन के अंदर हमने देखा कि youngsters or with the age group of 15 to 29 they remain unemployed, as well as women के अंदर हमने देखा around 22% of the women in the total country, total population में जितनी भी women है उसमें से 22% are the working women, rest are unemployed or working as a housewife. तो यहाँ पर पहला अनएम्प्लॉयमेंट था आपका यूथ एंड वुमेन. फिर बात करी थी मैंने रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में. रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में दो टाइप्स देखे थे. पहला जो टाइप था दैट वाज रिगार्डिंग योर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. एक फार्म पर 4 लोगों की जरूरत है, वहां पर 10 लोग काम कर रहे हैं, तो बचे हुए 6 लोग क्या है? डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयमेंट. इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है. फिर देखा था सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. जैसे हर एक फसल जो रहती है उसका टाइम ड्यूरेशन होता है अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 मंथ्स. सो बैलेंस जितने भी मंथ बच गए उतने टाइम पर ये जो फार्मर्स इस ऑक्यूपेशन में लगे हुए वो सीजनली अनएम्प्लॉयड रहते हैं. और मैंने एक पॉइंट और बताया था आपको, ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसको पीएसयूज के अंदर भी देखा जाता है. इट इज मोस्टली आल्सो फाउंड इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, क्योंकि गवर्नमेंट जब हायरिंग करती है तो वो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेती है. हो सकता है उतना वर्क नहीं हो, वर्क इज लेस देन द जॉब्स, जॉब ज्यादा लगा दी, वर्क कम है, तो जो बचे हुए लोग हैं जिनके पास काम नहीं है वो क्या हो जाएंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे. ठीक है, आज का टॉपिक इज अबाउट द अदर्स अनएम्प्लॉयमेंट. अदर्स अनएम्प्लॉयमेंट में मैंने बोला था आपको फोकस पर ध्यान देना है. FOCUS. एफ बोले तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ओ बोले तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, सी से साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यू से अंडर एम्प्लॉयमेंट और लास्ट इज एस, वहां से है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. ये 5 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को हमको देखना है. लेट्स सी ये 5 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे काम करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं आपके फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एफ से, जब एक पर्सन शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम जॉब 1 टू जॉब 2. जैसे पहले वो एक कंपनी में काम करता था ए लिमिटेड, अब वो बी कंपनी में शिफ्ट हो रहा है बी लिमिटेड. जब ये ए कंपनी से रिजाइन करेगा और बी कंपनी को ज्वाइन करेगा, इस बचे हुए पीरियड के अंदर वो अनएम्प्लॉयड रहेगा और उस ड्यूरेशन को कहा जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. व्हेन वी आर स्विचिंग जॉब वन टू अनदर, उस ड्यूरेशन को क्या कहा जाएगा? अनएम्प्लॉयड फ्रिक्शनली. फ्रिक्शनली क्यों? क्योंकि उस टाइम पर हो सकता है ये 1 मंथ का पीरियड हो सकता है ये 2 मंथ्स का हो, और हो सकता है ये 6 मंथ्स का हो, या कोई भी पीरियड ये हो सकता है. जब भी ये इस बीच में है तो वो फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट. इसी के साथ में जो जुड़ा हुआ है पहले उसको मैं आपको समझाता हूँ. दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? जब भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं मार्केट के अंदर. व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल चेंजेस? जैसे आपका प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज हो गया, या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, या फिर किसी भी प्रोडक्ट जो डिमांड में था उसकी डिमांड अब खत्म हो गई, तो ये चेंज इन द स्ट्रक्चर है. और इस वजह से अगर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो वहां पर दिक्कत आती है. फॉर एग्जाम्पल, पहले जो प्रोडक्शन प्रोसेस था, पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं. प्रोडक्शन प्रोसेस था उसमें मशीन्स का यूज हुआ करता था.
अब कंपनी शिफ्ट होना चाहती है लेबर पर, तो जो मशीन ऑपरेटर्स थे जिनको फिजिकली काम करना नहीं आता था लेकिन मशीन की मदद से वो काम करते थे, ये तो अब कोई काम के नहीं रहे। मतलब ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ टेक्नोलॉजिकल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पहले बैंक्स के अंदर फिजिकली अकाउंट्स बनाए जाते थे, लेजर बुक हुआ करती थी, अब उसको कंप्यूटर बेस कर दिया। तो कई सारे लोग जिनको कंप्यूटर चलाते नहीं आता उनकी जॉब्स चली गई। दिस इज अबाउट द टेक्नोलॉजिकल। डिमांड की बात कर लेते हैं। पहले आपके मोटे मोटे मॉनिटर्स यूज होते थे जिसको कैथोड रे डिस्प्ले सीआरडी मॉनिटर्स कहा जाता था, जिसकी एकदम साइज बहुत ज्यादा बड़ी होती थी। अब यहां से आप एलसीडी और एलईडी पर आ चुके हैं। ये जो चेंज हुआ है फ्रॉम दिस इज अगेन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे उनके पास अब कोई काम नहीं बचा। अगर वो इस पे शिफ्ट कर गए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर शिफ्ट नहीं करे तो वो स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड हो गए। लेट्स सी फर्स्ट दिस टाइप ऑफ टू। पहले बात करी थी फ्रिक्शनल की। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट is where we switch from one job to another and it occurs due to imperfections in the mobility of labor across different occupations। जैसे कि जॉब लोकेशन 1 से जॉब लोकेशन 2 पर शिफ्ट करना था पर्सन को। आप बॉम्बे में, मुंबई में काम करते थे, आपको बोला गया कि आप जा करके यूपी में काम करो। अब ये ऐसा हो सकता है कि आपको मुंबई से यूपी भेजा है, आप बोल दो कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, और आप अपना जॉब छोड़ दो, तो आप भी उस टाइम पर क्या हो गए? फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड। ठीक है। फिर बात करी थी स्ट्रक्चरल की। इट इज अबाउट ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी, ड्यू टू द चेंज इन द पैटर्न्स ऑफ डिमांड, और एक और पॉइंट होगा ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है। अब इन दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट नोट, जो आपका स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, दीज आर टू वेरिएंट ऑफ द सेक्युलर अनएम्प्लॉयमेंट। इसको नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। सो क्या कहा जाता है बेटा? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट? ये अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा इकोनॉमी के अंदर रहेगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा आपकी इकोनॉमी में रहेगा, इसलिए इसको सेक्युलर और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कहता है। It persists in the economy even in the state of full employment। full employment में मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया था, it does not mean zero employment because there always exists some degree of the natural unemployment। और natural के अंदर आपका structural और frictional unemployment दोनों आते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे रिगार्डिंग अदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में। अपन ने एफ और एस की तो बात कर ली है, फोकस में से एफ और एस कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स सी अवर ओ। ओ क्या बोलता है? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जो पर्सन काम करना चाहता ही नहीं है, द पर्सन हु इज अनविलिंग टू डू द जॉब, वो काम करना नहीं चाहता, या फिर वो विलिंग है विलिंग है फिर भी उसको जॉब नहीं मिल रहा, तो ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होगा। बेसिकली मान के चलो एक फैमिली के अंदर, लेट्स से वहां पर एक आपके हस्बैंड है मिस्टर एच, फिर उनकी वाइफ है मिसेस डब्ल्यू, और उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। देखा जाए तो मिस्टर एच जो है वो काम करते हैं, मिस्टर वाइफ घर संभालती है, और दो बच्चे कुछ भी नहीं करते, घर पे मस्ती करते हैं। तो बेसिकली ये दो बच्चे और वाइफ, these are under the category of open unemployment। Why open unemployment? Let's read out and understand। When the worker is willing to work, वो काम करना चाहता है, and has the necessary ability to work, yet does not get work। वो काम करना चाहता है लेकिन काम नहीं मिल रहा है। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। बेटा यहाँ पर एक गलती हो गई, यहाँ पर आपके जो अनविलिंग टू वर्क है वो नहीं आएंगे, यहाँ पर सिर्फ वो है जो विलिंग टू वर्क है।
लेकिन उसके बाद भी काम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो डिपेंडेंट है ऑन द अदर फैमिली मेंबर्स, एंड दिस इज मोस्टली फाउंड इन द एग्रीकल्चरल लेबर्स, एजुकेटेड पर्सन एंड माइग्रेट। जैसा कि मैंने बताया था, एग्रीकल्चर लेबर्स के अंदर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। वहां पर अगर फादर जो है वो काम कर रहा है, तो उसके जो भी बेटे हैं, सन 1 सन 2, ये भी क्या करेंगे, उसी फार्म पर अपनी एक्टिविटीज कैरी ओवर करेंगे, मतलब वहीं पर काम करेंगे। वो नया कोई काम नहीं ढूंढेंगे, भले रिक्वायरमेंट एक जने क्यों, लेकिन तीनों मिल करके काम करेंगे। एजुकेटेड पर्सन में क्यों, क्योंकि ये लोग भले ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी अगर जॉब्स नहीं मिली तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में। और माइग्रेट्स, जो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आते हैं इन सर्च ऑफ द जॉब, लेकिन उनको ड्यू टू लैक ऑफ जॉब नहीं मिल पाती है, तो ये भी ओपन अनएम्प्लॉयड, बिकॉज दे आर willing to work but they are not getting the work, so they are dependent on the other member of the family. This is regarding the open unemployment. तो अपन ने 3 पॉइंट्स के बारे में बात करी, FOS। अब बात करेंगे C के बारे में। दिस इज इंटरेस्टिंग वन, साइक्लिकल। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट आपके बिजनेस साइकिल के बारे में बात कर रहा है। देयर आर 4 phases. There is boom, there is recovery, there is recession, and there is depression. Let's find out. Owing to the cyclical fluctuations in the economy, ये आपके 4 phases होते हैं, boom, recession, depression और recovery. boom मतलब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, boom मतलब मार्केट काफी तेजी से ऊपर जा रहा है। रिसेशन मतलब मार्केट डाउन जा रहा है। डिप्रेशन मतलब ऑलरेडी डाउन है, और रिकवरी मतलब ऊपर जो डाउन है वहां से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी, बूम में क्या होता है? देयर इज हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, काफी ज्यादा लेवल पर इकोनॉमिक एक्टिविटी करा जाता है, इसको पीक भी कहा जाता है। और यहाँ पर देयर इज हाई डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रिसेशन की बात करते हैं, यहाँ पर लिक्विडिटी क्रंच होता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता, पैसा नहीं होता है तो डिमांड नहीं होगी, और डिमांड नहीं होगा सो देयर विल बी स्लो डाउन इन द प्रोडक्शन एंड कट इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कट इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से आपके अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। डिप्रेशन, यहाँ पर आपका डिमांड खत्म हो जाती है, ये एक तरह से बॉटम होगा, जैसे वो आपका बूम पीक था तो ये आपका बॉटम हो गया। इधर here AD declines and there is cut in the output and unemployment, ठीक है। और फिर फेज आता है रिकवरी का, वहां पर आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, आपका आउटपुट भी बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। अगर ग्राफिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूं, सो अंडरस्टैंड दिस। मान लो आपका एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस, 2 एक्सिस है, मैं वाई एक्सिस पे आपका लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ले लेता हूं, मान लो एग्रीगेट डिमांड को लेता हूं, ठीक है। जब मार्केट के अंदर तेजी है तो मार्केट में हाई लेवल ऑफ डिमांड होगा, लेकिन जब ये तेजी गिरना चालू होगी, ये रिसेशन का फेज है। रिसेशन के बाद आता है ये वाला फेज जो रिसेशन का है, इसके बाद आता है डिप्रेशन का फेज, और यहां से जब आप उठोगे ये है रिकवरी। सो दिस इज योर बूम, जब आप यहाँ से नीचे गिर रहे हो दिस इज रिकवरी, दिस इज डिप्रेशन, और इसके बाद आता है आपका रिकवरी, ठीक है। बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। बूम में आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये पीक हो गया। उसके बाद जब रिसेशन आ रहा है, आपका डिमांड गिर रहा है, डिमांड गिरने की वजह से आउटपुट भी गिर रहा है, और आउटपुट गिरने की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जा रही है। डिप्रेशन के फेज में क्या होता है बेटा? डिप्रेशन के फेज में आपकी डिमांड बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, जॉब्स भी जाती है। फिर आता है रिकवरी वाला फेज। जैसे मैं कोरोना का एग्जांपल लूं, तो अभी इसके अंदर हम लोग बूम पर ऑलरेडी थे, वहां से रिसेशन आ चुका है, अभी जो चल रहा है डिप्रेशन वाला फेज चल रहा है, और रिकवरी तब आएगी जब पूरी तरीके से सब जो भी रेस्ट्रिक्शन है वो हट जाएंगे, मार्केट वापस से उठने लगेगा। थोड़ा बहुत तो मैं कहूंगा कि मार्केट रिकवर होना चालू हो चुका है, कई सारे सेक्टर्स में रिकवरी आ चुकी है, बट देर आर स्टिल फ्यू सेक्टर्स जहां पर रिकवरी आना अभी बाकी है। सो दिस इज अबाउट योर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है।
अब लास्ट जो आपका टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रह गया है, दैट इज अबाउट योर यू, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय अंडर अनएम्प्लॉयमेंट? अंडर एम्प्लॉयमेंट बेटा उस चीज को कहेंगे जहां पर जो पर्सन काम करना चाहता है उसको काम तो मिला है, लेकिन उतना नहीं मिला जितना वो रिक्वायर्ड है. क्या मतलब हुआ इसका? लेट्स सी. ये आपका चार्ट. चार्ट के अंदर अब बात करेंगे रिगार्डिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयमेंट में इट इज अ सिचुएशन, इट इज अ सिचुएशन in which the worker does not get the full time job. पूरे टाइम का उसको जॉब नहीं मिल रहा है. मतलब जैसे कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां पर कुछ टीचर्स पढ़ा रहे, बट वो सिर्फ 1 या 2 घंटे पढ़ा रहे. दे आर नॉट गेटिंग अ फुल टाइम जॉब. पार्ट टाइम वर्कर्स, जैसे पार्ट टाइम अकाउंटेंट्स भी होते हैं कई जगह, जो अकाउंटिंग के लिए जगह जगह पर जाते हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. अब ऐसा जरूर हो सकता है कि बचे हुए टाइम में वो फ्री बैठते हो, उनके पास कोई और काम नहीं हो. तो ये एक चैलेंज है, ये एक प्रॉब्लम है. अगर आप यहाँ पर देखिए, आप रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर सम मंथ्स और सम आवर्स एवरी डे, बचे हुए टाइम पर वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं. जैसे कि एक नेशनल सर्वे का एक स्टैटिस्टिक्स डेटा के थ्रू कंक्लूजन निकाला कि एक्सट्रीमली अनएम्प्लॉयड उन लोगों को कहेंगे जो अप टू 28 आवर्स अ वीक काम कर रहे हैं. मतलब मान लो 4 आवर्स पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं. 4 into 7 is 28. तो 28 आवर्स तक जो काम कर रहा है वो एक्सट्रीमली अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएगा. जो 29 to 42, मतलब जो 4 घंटे से ज्यादा बट 6 आवर्स से कम, 4 to 6 आवर्स कर रहे हैं, उनको कहा जाएगा लिमिटेड अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी लिमिटेड अंडर एम्प्लॉयमेंट. और जो 6 से 8 घंटे कर रहे हैं उनको बेसिकली एम्प्लॉयड कहा जाएगा, क्योंकि 8 आवर्स इज द नॉर्मल वर्किंग आवर्स. 8 आवर्स को मिनिमम माना जाता है. ठीक. नाउ लेट्स डिस्कस द कंडीशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. कब कहा जाएगा कि पर्सन अंडर एम्प्लॉयड है? तो यहाँ पर जब पर्सन पार्ट टाइम काम के अंदर लगा हुआ है जबकि वो काम ज्यादा कर सकता है. और दूसरा, इनकम ऑफ द पर्सन इंक्रीजेस आफ्टर शिफ्टिंग टू अदर ऑक्यूपेशन फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेशन. जैसे वो अभी एक जॉब 1 के अंदर वर्क कर रहा था, जब वो जॉब 2 पर जाता, ये दोनों अलग अलग ऑक्यूपेशन के, तो लेट से यहाँ पर आपका ऑक्यूपेशन डिफरेंट था और यहाँ पर आपका ऑक्यूपेशन डिफरेंट था. मैं बात करता हूँ एक डॉक्टर की. एक डॉक्टर है, वो क्या कर रहा है अभी? एज अ कंपाउंडर का काम कर रहा है. ये डेबिट क्रेडिट नहीं है, डॉक्टर और कंपाउंडर है. ये डॉक्टर है, वो कंपाउंडर का काम कर रहा है, लेकिन उसको जब डॉक्टर का काम दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी. लेकिन वो कंपाउंडर का काम क्यों कर रहा है? सर वो डॉक्टर है, उसके बाद भी कंप्यूटर का काम कर रहा है, कंप्यूटर नहीं, कंपाउंडर. तो ये डॉक्टर इसलिए वो काम कर रहा है क्योंकि उसके पास जो मेन प्रोफेशन है उसका, उसके अंदर जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो उसको एक छोटा जॉब करना पड़ रहा है. देखा जाए तो वो अपनी स्किल्स के हिसाब से क्या है? अंडर अनएम्प्लॉयड है. ठीक है बेटा. इसको एक तरह से विजिबल और इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी डिफरेंशिएट किया जाता है. विजिबल जो दिखता है, इनविजिबल जो दिखता नहीं है. विजिबल क्या दिखता है? जो कम घंटे काम कर रहा है और बाकी टाइम अनएम्प्लॉयमेंट है. लेकिन इनविजिबल मतलब डॉक्टर वर्किंग एज अ कंपाउंडर, अगर वो ऐसा काम कर रहा है तो ऑल्दो वो एम्प्लॉयड तो है कंपाउंडर के तौर पे, लेकिन उसका प्रोफेशन ज्यादा चीज डिजर्व करता है, उसका ऑक्यूपेशन ज्यादा चीजों को डिजर्व करता है. तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है अबाउट योर 5 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. 5 टाइप्स ऑफ जो FOCUS मैंने आपको बताया. सो दिस इज योर चार्ट. अंडर एम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर रूरल, अर्बन, यूथ एंड वुमेन एज वेल एज अदर्स. अदर्स के अंदर हमने फोकस पर ध्यान दिया था, FOCUS. F से था फ्रिक्शनल, O से था ओपन, C से था साइक्लिकल, U से था अंडर एम्प्लॉयमेंट और S से था आपका स्ट्रक्चर. दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अब हम बात करेंगे टू द नेक्स्ट टॉपिक कि ये अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेस क्या है, किन वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट
देखा जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऑब्वियस से रीजंस है, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा नहीं होने का कारण क्या है? अगर आपकी ग्रोथ ज्यादा नहीं होगी, मतलब आपका जीडीपी इंक्रीज नहीं होगा, उससे क्या होगा? लोगों को प्रोडक्शन एक्टिविटीज में एक फॉल देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन गिरेगा तो बताओ, लेबर की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। और लेबर की रिक्वायरमेंट अगर गिर गई तो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सफर करेगी। तो बेसिकली पहला कारण हो गया आपका स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड इज द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जितनी तेजी से आपकी पॉपुलेशन यहाँ पर ग्रो कर रही है, उतनी तेजी से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ग्रो नहीं कर पा रही। उस वजह से क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनएम्प्लॉयड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपकी 130 करोड़ पॉपुलेशन में से 40 करोड़ इज द वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब दोज हु आर वर्किंग, जो लोग काम कर रहे हैं, दीज आर ओनली 40 करोड़। तो बचे हुए क्या कर रहे हैं सर? वो किसी और पे डिपेंडेंट हैं। मतलब ये एक तरह से हार्ड ट्रूथ है। मतलब ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अब अपन टाइप्स के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट को बाइफरकेट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड बात करते हैं आपके एग्रीकल्चर की। ये एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, तो बचे हुए टाइम पर वो सीजनली अनएम्प्लॉयड रहते हैं। और देखा जाए तो ये लोग अंडर एम्प्लॉयड रहते हैं। अंडर एम्प्लॉयड भी आपको पता है क्या होता है? कि वो ज्यादा काम करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते, उनको काम नहीं मिलता। फिर बात करते हैं इरिगेशन फैसिलिटीज। क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है, तो आपके पास जो एग्रीकल्चर अभी भी जो फील्ड है, दैट इज मोनोक्रॉप। मोनोक्रॉप क्या होता है? जहां पर सिंगल क्रॉप को उगाया जाता है। अगर मैं मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम को अडॉप्ट करूं, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं जो विंटर्स में आते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं जो आपके विंटर्स में आते हैं, जैसे मैं एप्पल की बात करता हूँ। और कुछ फ्रूट्स होते हैं जो समर्स में आते हैं, जैसे कि मैं आपके मैंगोज की बात करता हूँ। तो यहाँ पर दोनों सीजन में अगर मैं मल्टी क्रॉपिंग अडॉप्ट करता हूँ, तो मुझे इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपर चाहिए। मतलब मुझे पानी की फैसिलिटी प्रॉपर चाहिए, ताकि मेरे क्रॉप्स को हर समय पानी मिलता रहे। अगर ये क्रॉप को पानी नहीं मिलता है, तो मेरी जो फसल है वो खराब हो जाएगी। हो सकता है वो समर में खराब हो जाए, हो सकता है वो विंटर में खराब हो जाए। मतलब मैं पानी पर, रेनफॉल पर आज भी डिपेंडेंट हूँ। तो अगर इरिगेशन फैसिलिटीज को सुधार दिया जाए, तो अगर फार्मर्स क्या हो जाएंगे, एक तरह से सीजनल अनएम्प्लॉयड की जगह वो फुल टाइम एम्प्लॉयड हो जाएंगे, और वो मल्टी क्रॉपिंग को कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा? उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एज वेल एज उनकी इनकम बढ़ेगी, और उनका काम भी बढ़ेगा। दैट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट कॉज की। अपन डिस्कस कर रहे हैं कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज अबाउट द जॉइंट फैमिली सिस्टम। क्या होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम? जॉइंट फैमिली सिस्टम ये कहता है कि देयर विल बी अ मेल मेंबर जो कि हस्बैंड है, he will be working, woman will be handling the houses, and children, son और daughter, ये लोग डिपेंडेंट रहेंगे। तो बेसिकली दे आर wife and their children are dependent on the male members of the family। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम कहता है। ये इंडियन सोसाइटी के अंदर काफी ज्यादा प्रिवेलिंग है। और यहाँ पर डिपेंडेंसी बढ़ती है। डिपेंडेंसी किस पर बढ़ती है? आपके वर्किंग पॉपुलेशन पर, दैट इज हस्बैंड। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से बेटा ये हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द जो वर्कफोर्स है, वो एक तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। पार्टिसिपेट नहीं कर रहा मतलब पार्टिसिपेशन इज वेरी मच रेशियो इज वेरी मच लोअर। और इससे क्या हो रहा है? आपकी रिसोर्सेज अनयूटिलाइज्ड रह रही है। रिसोर्सेज आर अनयूटिलाइज्ड। तो यहाँ पर भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट
का एक ये भी कारण है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम अगर हटा दिया जाए तो क्या होगा, ये लोग भी वर्क कर पाएंगे। हो सकता है उनको काम ना मिले, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड होना भी तो एक ऑप्शन है, खुद के लिए काम ढूंढो। ठीक है, फिर उसके बाद डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। बेटा ये जो हुआ था कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये ड्यूरिंग योर ब्रिटिश रिजाइन डीके हमने देखा था कि ये सारी इंडस्ट्रीज ने काफी ज्यादा सफर करा, और उस वजह से आपका जो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज में जो लोग एम्प्लॉयड थे वो सारे के सारे अनएम्प्लॉयड हो गए। एक और टॉपिक में बात करते हैं, दैट इज अबाउट लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। लोग क्या कर रहे हैं, उनकी सेविंग ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा नहीं है। अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं, इंडियन इंडस्ट्रीज, दीज आर फोकसिंग ऑन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब क्योंकि ये अपना कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पर फोकस कर रहे हैं, तो मेजर कैपिटल इज ब्लॉक्ड इन दिस। इसकी वजह से लोग क्या कर पा रहे, दूसरी जगह पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पा रहे, एज वेल एज सेविंग्स भी नहीं कर पा रहे। और क्योंकि आपने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अडॉप्ट कर रखा है, तो आपके पास लेबर के रिक्वायरमेंट कम है, और लेबर के रिक्वायरमेंट कम है तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा इंक्रीज होगा। दिस इज अनदर कॉज। लास्ट इज द लैक ऑफ मोबिलिटी, दैट इज शिफ्टिंग फ्रॉम लोकेशन नंबर 1 टू लोकेशन नंबर 2। ये मोबिलिटी काफी ज्यादा कम देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग अनविलिंग होते हैं टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दैट इज वाई एक और कारण है कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। जो एग्जिस्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसको भी नहीं ले पाते, क्योंकि ड्यू टू दे आर अनविलिंग टू शिफ्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। वी हैव डिस्कस्ड द कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल एज द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। In the next lecture, we will conclude this chapter. Thank you so much. Bye bye.